हम्म इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमारा जो पार्ट ए है उसके अंदर कंपनी अकाउंट्स में आपको दो ही चैप्टर्स पढ़ने हैं यहाँ पे, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि क्या होता है, किस तरीके से शेयर्स को इश्यू किया जाता है। उससे भी आसान है डिबेंचर्स को इश्यू करना, और कहीं ना कहीं जो आपने शेयर्स में पढ़ा है वही बेस आपका काम आने वाला है डिबेंचर्स में। ठीक है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स आपके डिफरेंट होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले डिबेंचर्स की। जैसे कि शेयर्स क्या होता है, एक ऑनरशिप प्रोवाइड करता है आपको। शेयर्स का मतलब क्या है, हिस्सा, कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और बदले में आपको उस कंपनी का हिस्सा मिला। जैसे कि किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, उसमें से अगर 10,000 आपने खरीद लिए तो इसका मतलब आपने उस कंपनी का 10% हिस्सा अपने नाम पे कर लिया, आपको 10% तक की ऑनरशिप वहां पर ट्रांसफर कर दी गई। बट यहाँ पे जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स कहीं पर भी हिस्से की बात नहीं करता। डिबेंचर्स सिंपली ये बात कहता है कि अगर आपको पैसों की जरूरत है, आप हमें अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दो, बदले में हम आपको पैसे दे देंगे। हमें आपकी कंपनी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, हाँ, बट हम आपसे दो चीजों की श्योरिटी मांगते हैं। एक तो आप हमें हमारा इंटरेस्ट पे करते रहना, भाई जैसे ही आप हमसे पैसा ले लेंगे, जितने टाइम तक भी आप हमारा पैसा इस्तेमाल करोगे तब तक के लिए आप हमें इंटरेस्ट पे करते रहेंगे टाइम टू टाइम। प्लस जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड होगा, मैच्योरिटी पीरियड मतलब आपने हमसे 5 साल के लिए पैसा लिया है, 10 साल के लिए पैसा लिया है, तो उतने टाइम बाद आप हमें हमारा पैसा वापस कर देंगे। तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये दो चीजें उनको चाहिए होती हैं। उसके अलावा आप कंपनी में क्या करते हो, कैसे करते हो, इससे हमारे डिबेंचर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पर शेयर होल्डर्स को हम स्टेटस देते हैं ऑनर्स ऑफ द कंपनी का, वहीं पे डिबेंचर होल्डर्स को हम स्टेटस देते हैं क्रेडिटर्स और लेंडर्स ऑफ द कंपनी, कि ये सब कुछ नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें हमारे बिजनेस के लिए पैसा उधार दिया है। ठीक है, तो डिबेंचर की डेफिनेशन देखो क्या कहती है। डिबेंचर्स इंक्लूड द डिबेंचर स्टॉक, bonds or any other instrument of the company evidencing a debt। यहां से हम निकल कर आई एक बात कि डिबेंचर्स के अंदर वो सारी चीजों को आप इंक्लूड करते हो, चाहे वो कोई डिबेंचर स्टॉक हो, चाहे कोई बॉन्ड हो, या कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो इस बात की गवाही देता है कि आपने पैसा उधार लिया है। एविडेंसिंग और डेट का मतलब यही है कि आपने डेट लिया है, उस चीज का सबूत है, whether constituting a charge on the assets of the company or not। अब यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है यहाँ पर, हाँ, ये चार्ज का मतलब है अधिकार, ये राइट है। कैसा राइट है, ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो उधारी है ना, ये दो तरीके की हो सकती है, या तो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कि आपने पैसा उधार लिया, बट बदले में आपने अपना कोई कंपनी का एसेट मॉर्टगेज कराया। आपने उनको कहा कि देखो, अगर हमने आपको पैसा नहीं दिया तो हमारा ये एसेट आपके पास है, मतलब हमने उनके पास मॉर्टगेज कर दिया है कि अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो आप फिर हमारे एसेट को बेचकर पैसा पूरा कर सकते हो। इसे बोलते हैं सिक्योर्ड। और वहीं पर अनसिक्योर्ड का मतलब है कि आपने किसी तरीके का कोई एसेट अपना नहीं दिया है। तो जहां पर आप एक सिक्योरिटी दे देते हो, आप कहते हैं ना सिक्योरिटी दे देना, तो जहां आप सिक्योरिटी दे देते हो वहां पर होता है चार्ज ऑन द एसेट। चार्ज ऑन द एसेट का मतलब कि कल को अगर आपने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा नहीं दिया तो जो डिबेंचर होल्डर है उसका अधिकार आ जाएगा आपके उस एसेट के यूसेज पे। ठीक है, वो उसको बेच भी सकता है, उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। बट अगर आपने सिक्योरिटी नहीं दी है तो ऐसा कोई भी चार्ज नहीं है। तो दोनों तरीके से ही डिबेंचर्स हो सकते हैं, चार्ज वाले भी हो सकते हैं और नॉन चार्ज वाले भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो चार्ज होता है, मैं थोड़ा सा और चीजें आपको बताना चाहूंगी। चार्ज दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। ठीक है, फिक्स चार्ज का मतलब होता है जब आप अपने फिक्स्ड एसेट्स रखवाते हो, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, अगर इस तरीके के एसेट्स आप दे रहे हो तो वो फिक्स्ड चार्ज कहलाता है। वहीं पे फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स के अलावा, मतलब जो भी एसेट्स आपने फिक्स चार्ज के लिए दिए होंगे उसके अलावा अगर कोई भी एसेट आप देते हो, जैसे कभी कभी अपना स्टॉक दे देते हैं, तो ये सारे फ्लोटिंग चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, तो चार्ज कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स दे देना, और फ्लोटिंग का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कोई सा भी दे देना, जैसे कि आपका स्टॉक। ठीक है, एग्जांपल आप लिख सकते हो। अब यहीं से एक और वर्ड निकल कर आया है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं, हमने सुना है कि बॉन्ड होता है, बॉन्ड कराते हैं। देखो, बॉन्ड भी डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं। बॉन्ड भी एक एक्नॉलेजमेंट है डेट का, कि आपने पैसा उधार लिया है, ये उस बात की एक श्योरिटी है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ आपने पैसा उधार लिया है, इशूड बाय द कंपनी। बट डिबेंचर और बॉन्ड में ना बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। क्या,
जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, उनके नाम के आगे प्रीफिक्स हो जाता है, जैसे कि 7% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, इस तरीके से उनके नाम के आगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफिक्स हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड हो गया। बट वहीं पे बॉन्ड के आगे इस तरीके का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं किया जाता। ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे, रिडीम होते हैं पार पे। अब इसका मतलब क्या है, मैंने 1,00,000 रुपए का बॉन्ड लिया, ठीक है, 1,00,000 रुपए का बॉन्ड इशू किया, मैंने बॉन्ड तो 1,00,000 का इशू किया है, लेकिन पैसे मेरे पास सपोज करो 95,000 रुपीज आ रहे हैं, और जब मैं पैसा वापस करूंगी तो मैं 1,00,000 ही वापस करूंगी। 1,00,000 का बॉन्ड था, मैंने आपको कागज में तो 1,00,000 रुपए लिख के दिया कि मैंने आपसे 1,00,000 रुपए उधार लिए हैं, लेकिन आपने मुझे दिए 95,000 है, आपने मुझे 5,000 रुपए कम दिए, वापस जब मैं करूंगी तब मैं आपको पूरे 1,00,000 रुपए ही वापस करूंगी। तो ये जो 5,000 रुपए मुझे कम मिले हैं, यही उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यही उसके ऊपर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट था। तो यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होता, वो इसी तरीके से काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे पास कुछ डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका दूसरा नाम कूपन रेट भी होता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई, डिबेंचर्स क्या है, बॉन्ड क्या है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पे, कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कितने तरीके के हैं। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स याद है आपको 4 तरीके के थे, ऐसे ही है बिल्कुल सेम, सिक्योरिटी बेसिस पे, रिडेम्पशन बेसिस पे, रजिस्ट्रेशन बेसिस पे और कन्वर्टिबिलिटी बेसिस पे। अगर मैं सिक्योरिटी बेसिस पे बात करूं तो सिंपल सी बात है, या तो सिक्योर्ड होंगे या अनसिक्योर्ड। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ चार्ज की बात बताई कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होंगे जो हमारे सिक्योर्ड है, किसके थ्रू, बाय द फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज, कि या तो आप अपने फिक्स्ड एसेट्स दे रहे हो या फिक्स्ड एसेट्स के अलावा कुछ और दे रहे हो, यानी कि आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी तो दी है डिबेंचर होल्डर को। बट अनसिक्योर्ड कौन से होंगे, जहां पे कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं होगी। रिडेम्पशन के बेसिस पे रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, पैसा वापस करना। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं विच आर टू बी रीपेड बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी, कि एक टाइम के बाद आपको ये पैसा वापस करना होता है, जितने टाइम के लिए भी आपने पैसा उधार लिया उसके बाद वो पैसा आप वापस करोगे। बट इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है, जो पैसा आपको कभी भी वापस नहीं करना होता, कभी भी नहीं, फिर तो अच्छी चीज है, करना होता है कब, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि जिस दिन कंपनी बंद होने जा रही होगी आपको उस दिन पैसा वापस करना है, यानी कि ये पैसा आपको लाइफ टाइम तक के लिए मिला है कंपनी की, जितनी कंपनी की लाइफ है उतने तक के लिए आपके पास पैसा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड और बियरर, आप इसे अनरजिस्टर्ड भी कह सकते हो। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं, अब जैसे कि आप अपने स्कूल में जब एडमिशन कराते हो तो आपको याद है आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होता है 9th क्लास में, एक बार होता है 11th क्लास में, होता है ना। आपसे एक फॉर्म, आपकी जो पूरी डिटेल्स होती हैं वो फिल कराई जाती है सीबीएसई की तरफ से, आप सिग्नेचर भी करते हो उस पर अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करके, दैट मीन्स आपका नाम सीबीएसई के पास रजिस्टर्ड हो गया है, सीबीएसई ने अपने रिकॉर्ड में आपके नाम को लिख दिया है। अब जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आपके उसी नाम से आएगा ना, जो भी चीजें आएंगी, अब कल को आपकी मार्कशीट आएगी, कल को आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, सब कुछ आपके नाम पे आएगा। क्यों, क्योंकि आपका नाम क्या हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। ऐसे हमारे डिबेंचर्स भी होते हैं कि जब हम किसी डिबेंचर को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वहां सब कुछ फिर उसी डिबेंचर होल्डर के नाम पे होता है। इसका मतलब है कि उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हम उसको जब इंटरेस्ट भी पे करेंगे ना तो उसके नाम से उसको पे करेंगे, अदरवाइज तो हम ऐसे ही बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। हम कभी भी किसी डिबेंचर होल्डर का नाम यूज नहीं करते क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, ठीक है। पर अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होंगे तो हम उस डिबेंचर होल्डर के नाम से सारा काम करेंगे, ठीक है। बियरर का मतलब क्या हुआ, जो रजिस्टर्ड नहीं होते, जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में नहीं कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है। अब कन्वर्टेबल के बेसिस पर, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसको अगर आप चाहो तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर कभी आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे अब डिबेंचर होल्डर नहीं बनना, मुझे शेयर होल्डर बनना है, तो आप चाहो तो इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट करा सकते हो, पार्टली और फुल्ली। पार्टली और फुल्ली का मतलब है सपोज आपने 10,000 डिबेंचर्स लिए, आप चाहते हो सारे नहीं कन्वर्ट करने क्योंकि शेयर होल्डर्स में कई बार होता है कि रिटर्न मिलता नहीं है, तो आपने सोचा चल 6,000 तो डिबेंचर्स रहने देते हैं, 4,000 इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो अगर आधा आधा करते हो मतलब कुछ
कुछ करते हो कुछ नहीं करते हो तो पार्टली पे हो, सारे कन्वर्ट कर लेते हो तो फुल्ली है, ठीक है। बट अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे हैं तो उसको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। आपसे एमसी हो सकता है एमसीक्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन इसके थ्रू पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट, यानी कि कहां डिबेंचर्स को शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो पहली बात तो ये कि देखो, जो आप डिबेंचर्स इशू करते हो, डिबेंचर हमेशा आप ये मत सोच के चलो कि डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको पैसा देता है। आप डिबेंचर्स को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो डिबेंचर 2 तरीके का रोल प्ले करता है, एक वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरह प्ले करता है अपना पहला रोल, और दूसरा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यानी कि अगर आपको पैसा 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए तो भी डिवेंचर्स हैं, 1 साल से कम के लिए चाहिए तो भी डिवेंचर्स हैं। तो अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए डिवेंचर्स को इशू कर रहे हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहलाएंगी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का सीधा सा मतलब है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब अगर आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, तो यहां पर आप उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंसिडर करोगे। तो ऐसे में बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है कि एक होता है मेन हेड और एक होता है सब हेड। तो मेन हेड रहेगा नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये काम तो आसान है। बट बात करते हैं अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की, कि अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, लेकिन क्या सिर्फ इशू किया शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए? नहीं, यहाँ पे 2 बातें निकल कर आती हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आप 2 तरीके के डिबेंचर्स लिखते हो। एक तो वो ही डिबेंचर्स होंगे जो आपने 1 साल तक के लिए ही आपने इशू करे हैं, यानी कि जिनका मैच्योरिटी पीरियड 12 महीने से भी कम का है। एज पर द ऑपरेटिंग साइकिल आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर अपने डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है। आपने 6 महीने के लिए डिबेंचर्स लिए हैं, 1 साल के लिए लिए हैं, 9 मंथ्स के लिए लिए हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स कौन सी बोरोइंग कहलाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और कहां दिखाए जाएंगे? करंट लायबिलिटी के अंदर। तो यहां पर आपका मेन हेड रहेगा करंट लायबिलिटी और सब हेड रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब ये क्या है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ये है मेन समझने वाली चीज। ये तो आसान था, उसकी हेडिंग से ही आपको पता चल रहा था। ये दूसरे तरीके की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कौन सी है कि सपोज करो मैंने कोई डिबेंचर 5 साल के लिए लिए, ठीक है, 5 साल के लिए मैंने उसको इशू किया, तो 4 साल तक तो वो डिबेंचर्स मेरे लिए मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लिए है। भाई मैंने कोई डिबेंचर 5 साल के लिए लिए हैं, तो जिस दिन मैंने इशू किया होगा तब से लेकर 4th ईयर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो वो डिबेंचर्स मेरे लिए क्या कहलाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और ये नॉन करंट लायबिलिटी में ही शो किए जाएंगे। बट जो 5th ईयर होगा, 5th ईयर मतलब कि जिस ईयर में आपके डिबेंचर्स की पेमेंट ड्यू हो चुकी है। भाई अगर कोई डिबेंचर आपने 5 साल के लिए लिया है तो 5th ईयर के एंड तक आप उसकी पेमेंट करोगे ना। तो जिस ईयर में आपका डिबेंचर पेमेंट के लिए ड्यू हो जाता है, फिर उस दिन वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं रहता, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग से तब होता है जब वो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। जब वो 1 साल से कम की उसकी ड्यूरेशन रह जाती है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी उसको फिर किस नाम से बोलते हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। आप इसके आगे डेट भी लिख सकते हो, आपको ज्यादा आसान रहेगा याद करना। तो किस नाम से जानते हैं उसे हम? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि डेट्स तो आपके लंबे समय के लिए थे, बट क्योंकि अब वो पेमेंट के लिए ड्यू हो चुके हैं इस साल, तो अब वो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बन चुके हैं, हमारी करंट लायबिलिटी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी वो सारी लायबिलिटीज होती हैं जो विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ की जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की 2 कैटेगरी हैं। या तो वो वाले डिबेंचर्स हैं जिसको आपने इशू ही 1 साल के लिए किया था, 1 साल तक के अंदर अंदर के लिए आपको पेमेंट करनी है, उसका मेन हेड करंट लायबिलिटी, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। आप डिबेंचर के नाम से ही लिखोगे यहाँ पे। बट अगर वो आपके लॉन्ग टर्म डेट्स की मैच्योरिटी पीरियड वाले डिबेंचर्स हैं, कि आपके जो लॉन्ग टर्म डेट्स थे उसका मैच्योरिटी इस साल में आ चुका है, तो वहां पर उसका मेन हेड तो करंट लायबिलिटी रहेगा, सब हेड भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहेगा, लेकिन नाम आप किससे लिखोगे? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। ये आपको मेंशन करना होगा उसमें। इसमें ये चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, इसमें करना होता है, ठीक है। समझ आ गया? तो हमने ना डिबेंचर्स की जितनी भी थ्योरी पार्ट था, बेसिकली मतलब जो बेस हमें चाहिए था आगे प्रैक्टिकल करने के लिए, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि आपने किसी पार्टी से या किसी पब्लिक से आपने डेट लिया है, लोन लिया है,
आपको इसको ट्रीट ही लोन की तरह करना है, जैसे कि आप लोन के ऊपर एक इंटरेस्ट पे करते हो, यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। आप लोन एक समय के बाद वापस करते हो तो आपको इसको भी एक समय के बाद वापस करना होता है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स को किस तरीके से इशू किया जाता है। आपने जब शेयर्स पढ़ा तो आपने ये पढ़ा था कि शेयर्स को दो तरीके से इशू किया जा सकता है, या तो कैश में या इन काइंड में। इन काइंड को हम बोलते थे फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। बट यहां पर आप डिबेंचर्स को तीन तरीके से इशू कर सकते हो। आप इसे कैश में भी इशू कर सकते हो, आप इसे कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कि इन काइंड भी इशू कर सकते हो, और एक तीसरी कैटेगरी है जो आपके लिए नई है और एज वेल एज ये इंपॉर्टेंट भी है, द कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि आप अपने डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं। तो जब ये टॉपिक आए उसके बारे में हम तब थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अब डिबेंचर्स को इशू करने के टर्म्स क्या हैं, किन टर्म्स पे आप इसे इशू कर सकते हो। शेयर्स को इशू कितने टर्म्स पे कर सकते हैं हम, दो, एट पार और एट प्रीमियम। बट डिबेंचर्स के टर्म्स ऑफ इशू तीन तरीके के हैं, जहां पर पार का मतलब है कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर आप 100 रुपए में ही इशू कर रहे हो, यानी कि जो उसकी नॉमिनल प्राइस है वही इसकी इशू प्राइस है, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो एट पार का केस होता है। वहीं पे जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम का मतलब है आप अपने 100 का डिबेंचर 105, 110 इतने में आप इशू कर रहे हो, बढ़ाकर इशू कर रहे हो, विच मीन्स कि आपकी नॉमिनल वैल्यू कम है बट आपकी इशू प्राइस ज्यादा है। अब जब डिस्काउंट की हम बात करते हैं तो डिस्काउंट का मतलब है कि 100 का डिबेंचर आपने 90 पे 95 पर आपने इशू कर दिया, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपकी नॉमिनल वैल्यू आपकी इशू प्राइस से ज्यादा है, ठीक है। चलो ये बात तो आपने समझ ली कि पार का मतलब क्या, जितने का था उतने में दे दिया। प्रीमियम का मतलब है जितने का है उससे ज्यादा में दे दिया। तो जब ज्यादा में देते हो तो वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से प्रॉफिट है, गेन है, और गेन्स को आप क्या करते हैं हमेशा, क्रेडिट। वहीं पे मैं कह रही हूं आप अपने 100 की चीज 90 में दे रहे हो तो फायदा है नुकसान, नुकसान। तो डिस्काउंट आपके लिए क्या है, नुकसान, और नुकसान को आप क्या करते आए हो, डेबिट। तो सीधी सी बात है कि अगर कभी भी आपका डिबेंचर पार पे इशू होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे एज सच, बट अगर प्रीमियम पे इशू होगा तो आप एक सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम का न्यू अकाउंट ओपन करेंगे जिसको आप अपनी एंट्री में क्रेडिट करेंगे। वहीं पे अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो क्योंकि वो आपके लिए नुकसान है तो आप एक नया अकाउंट ओपन करोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और क्योंकि आपके लिए नुकसान है तो आपने इसको क्या करना है, अपनी एंट्रीज में डेबिट, ठीक है। मैं ऐसे आपको अलग अलग केसेस के हिसाब से नहीं कराऊंगी। मैंने जो यहाँ पे एंट्रीज लिख दी है वो तीनों केसेस के लिए ही लिख दी है। मैं ऐसे नहीं कराऊंगी कि पहले पार के लिए अलग एंट्री लिखवाऊंगी, फिर प्रीमियम के लिए अलग, डिस्काउंट के लिए अलग, कोई कुछ अलग नहीं होता है। सिर्फ प्रीमियम के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देते हैं, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो मैंने सारी एंट्रीज उस हिसाब से लिखी है, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कैश में भी जो डिबेंचर्स हैं वो दो तरीके से इशू होते हैं। कैश में भी दो तरीके हमारे पास, क्या, एक तो लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर मैंने एंट्रीज दोनों की लिख दी है कि अगर आपने कैश में डिबेंचर्स को इशू किया है लमसम में, लमसम का मतलब क्या होता है, वन टाइम, एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों हो जाता है। तो यहां पर पहली एंट्री वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, याद है, शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बस मैंने क्या किया उसके आगे डिबेंचर्स लिख दिया है, ठीक है। पैसा आ गया, अब उस पैसे को कहां ट्रांसफर करते हैं हम, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा डिबेंचर में ट्रांसफर करना है ना। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री। अगर मैं पार वाले केस की बोलूं, अभी ये वाली एंट्री मत देखो फिलहाल, क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। वहां पे क्या एंट्री करते थे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस इतना समझो, आपको शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है डिबेंचर से, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड बोला X%। X% मैंने इसलिए बोला क्योंकि डिबेंचर्स के नाम के आगे प्रीफिक्स होगी उसकी एक परसेंटेज। आपको फिलहाल यहाँ पे उस परसेंटेज का कुछ नहीं करना, लेकिन उसका नाम है वो, आप ये समझो, ठीक है। ये हो गया पार में। बट अगर आपका क्वेश्चन है प्रीमियम, लमसम का केस था और प्रीमियम था आपके क्वेश्चन के अंदर, तो आपकी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इफ एनी, कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है। तीसरा केस डिस्काउंट पे अगर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, लेकिन साथ में डेबिट में और क्या जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो भी केस होगा, पार का केस हुआ तो दोनों ही नहीं आएंगे,
अगर प्रीमियम का केस हुआ तो डिस्काउंट नहीं आएगा, और अगर डिस्काउंट का केस हुआ तो प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, ये लमसम। अब यही चीज इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो ये इंस्टॉलमेंट से बट गया है। तो पहली एंट्री आपकी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, देन डिवेंचर एप्लीकेशन टू एक्सपर्ट से डिवेंचर्स। क्लियर, शेयर कैपिटल को रिप्लेस किया हमने बिल्कुल। अब यहां पर है कि अगर आपका क्वेश्चन प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, क्वेश्चन में नहीं लिखा कि प्रीमियम कब है, इस लमसम के केस में तो एक ही चीज है, तो सेकेंड एंट्री में करना होता है वो काम हमें। लेकिन इंस्टॉलमेंट में हमें पता होना चाहिए कि डिस्काउंट कहां पर है, प्रीमियम कहां पर है। तो अगर क्वेश्चन खुद बता देता है तो ठीक है, हम वही लिख देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो कहां लिखते हैं हमेशा, अलॉटमेंट की एंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल शेयर्स। अगर हमें नहीं पता कि डिस्काउंट कब है या नहीं पता कि प्रीमियम कब पे करना है, कब रिसीव करना है, तो कहां मानेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड एंट्री में उस चीज को इंक्लूड कर दिया है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट पे है तो टू X% डिवेंचर। बट अगर प्रीमियम पे होगा तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक है, फिर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, देन उसके बाद कॉल स्टार्ट हो जाती है, आपको पता है, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर। मैंने पहली और आखिरी कॉल कर दी है, जरूरी नहीं हमेशा यही हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आगे भी हो सकती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक तरीके से रिवीजन हो गया आपका, वही सेम चीजें ही है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, Epson Limited issued 40,000 10% debentures of 100 each at par for cash payable in full along with the application। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही ये चीज लिख दी है उन्होंने। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा है कि 40,000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, 10% डिबेंचर नाम है उनका, और कितने पे इशू किया गया है, 100 रुपीज पे। ठीक है, और फॉर कैश है, और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 डिबेंचर्स। लेकिन जो एप्लीकेशन आई है वो कितने डिबेंचर्स के लिए आई है, 60,000 डिबेंचर्स के लिए। डिबेंचर्स वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब यहां पर हमने देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, हमने इश्यू तो किए 40,000, लेकिन हमें एप्लीकेशन कितने की आई, 60,000 की। बट सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे, लमसम का केस है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या कर दो, वापस कर दो। तो ठीक है, क्या करना है हमें, पहली एंट्री बहुत सिंपल सी होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में तो हमारे पास 60,000 डिबेंचर से ही एप्लीकेशन आई, तो हमें पैसा भी 60,000 के हिसाब से आया हुआ, 100 रुपए का एक डिबेंचर था, तो कितना पैसा आया हमारे पास आए 60 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हमें इसका निपटारा करना होता है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हमारे डिवेंचर्स का नाम क्या है, 10% डिवेंचर, तो हम लिखेंगे 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना पैसा आया था आपके पास 60 लाख आया हुआ है, लेकिन आपने डिवेंचर्स कितने इशू करे हैं, 40,000, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो पैसा तो आप कितना रख सकते हो, पैसा तो आप सिर्फ 40 लाख रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी बचे हुए पैसे का क्या करना है भाई, 20,000 एप्लीकेशंस आपके पास एक्स्ट्रा थी, तो उस पैसे को आप क्या करोगे, टू बैंक अकाउंट आप वापस कर दोगे, तो बचा हुआ 20 लाख आपने वापस कर दिया। बस हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा, डोगरा लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर्स ऑफ 100 each on the following terms: 20 on application, 20 on allotment, 30 on first call and 30 on second and final call. Application were received for 2,400 debentures. Again 2000 इशू करे, लेकिन 2,400 की एप्लीकेशंस आई हैं। अब एडजस्टमेंट किस तरीके से किया है, एप्लीकेशन फॉर 1,800 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, एप्लीकेशंस फॉर 400 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 200 डिबेंचर्स एंड एप्लीकेशंस फॉर 200 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब क्या हुआ है, आपने टोटल डिबेंचर्स इशू तो करे थे 2,000, लेकिन एप्लीकेशंस कितने से आई आपके पास, 2,400 से। अब उन्होंने किस तरीके से निपटारा किया, उन्होंने कहा 1,800 तो
पूरी तरीके से दे दो, इनमें से 1800 एप्लीकेशंस को तो दे दो डिबेंचर्स, अगली 400 एप्लीकेशन को सिर्फ 200 डिबेंचर दो, यानी कि यहाँ पर 200 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हो गई जी, यहाँ पे लग गया आपका प्रोराटा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा देखो भाई अभी भी कितनी बची हुई है आपके पास एप्लीकेशन, 200, बट आप देखो आपने 1800 डिबेंचर्स ऑलरेडी दे दिए, 200 यहाँ दे दिए, 2000 तो कंप्लीट हो गए। तो उन्होंने इन 200 डिबेंचर्स को कहा कि अब आपको हम कुछ नहीं दे सकते, इनको कर दिया क्या, रिजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फुल्ली अलॉटमेंट हुआ, यहाँ पे प्रोराटा लगा दिया और यहाँ पे कर दिया रिजेक्शन। अब उन्होंने 100 रुपए बांटे कैसे हैं, तो ये 20 रुपए उन्होंने 100 रुपए कैसे बांटे हैं, 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल और 30 सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बस हमें जनरल एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री की शुरुआत करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे तो अलॉटमेंट नहीं है ना साथ में, क्योंकि वो अलग है। कितनी एप्लीकेशन आई थी आपके पास, एप्लीकेशन 2400 की आई, 20 रुपए के हिसाब से, तो कितने हो गए 48,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था हमारे डिबेंचर्स का, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो क्या क्या हुआ, टोटल हमारे पास 48,000 रुपीज है, लेकिन हमारे पास डिबेंचर तो सिर्फ 2000 है, 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ तो सिर्फ 40,000 जाएगा। अब आपने प्रोराटा जहां लगाया वहां आपके पास 200 डिबेंचर्स के ऊपर पैसा एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं, अलॉटमेंट में। तो आप यहाँ लिखेंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 200 डिबेंचर पर 20 रुपए के हिसाब से 4000। और जिनको आपने डिबेंचर्स दिए ही नहीं उनका पैसा क्या कर दो, वापस कर दो। तो टू बैंक अकाउंट 200 इंटू 20। पहले मुझे बताओ आपको ये दोनों एंट्रीज क्लियर हैं। अब हमने एप्लीकेशन का काम कर दिया है, अब हम अलॉटमेंट कॉल करेंगे। सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब कितने से अलॉटमेंट कॉल करेंगे आप, आपके पास 2000 डिबेंचर्स हैं 20 रुपए के हिसाब से, 40,000। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बताइए भाई कितना पैसा आएगा आपके पास, 40,000 आप मांग रहे हैं, ऑलरेडी 4000 आपके पास आ चुके हैं, तो अब कितने पैसे आएंगे 36,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, फिर से 2000 डिबेंचर पे 30 रुपए के हिसाब से, अब आएंगे आपके पास 60,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताइए कोई कॉल्स इन एरियर्स था क्वेश्चन में, सारा पैसा आपको मिल गया है पूरा 60,000। सेम आपकी एंट्री किस चीज की होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल, अमाउंट भी सेम आएगा क्योंकि वो भी 30 रुपए की है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट 60,000। और लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से 60,000। रिवाइज हो गई एंट्रीज, आगे क्वेश्चन भी समझ में, ठीक है अब करिए। Raj Limited issued 5,008% debentures of 100 each at a premium of 5% payable as follows। यहाँ पर आपने राज लिमिटेड ने 5,008% डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है 5% के प्रीमियम पे। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन तो ये मिली कि डिबेंचर्स कितने इशू किए गए हैं 5,000, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 5% का प्रीमियम है, विच मीन्स कि 100 + 5, ठीक है। पैसे किस तरीके से लिए जा रहे हैं, 10 ऑन एप्लीकेशन, 20+ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। उन्होंने कहा कि आप 10 रुपए तो एप्लीकेशन पे देना, उसके अलावा बोला गया 20+ प्रीमियम, यानी कि 20 रुपए अलॉटमेंट के हैं,
लेकिन साथ साथ प्रीमियम के 5 रुपए भी है। इसका मतलब टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे 25 रुपए मांगे गए और बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बताइए 105 में से आपने 35 रुपए तो मंगवा ही लिए, बचे कितने? तो 70 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज पता चली, देखो एक जो मैं यहाँ पर आपको बात बता के चलना चाहती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ था 20 प्लस प्रीमियम। ठीक है, यहीं पे अगर ऐसा लिखा होता 20 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसका मतलब था कि वो 15 प्लस 5 था, लेकिन क्योंकि उन्होंने लिखा 20 प्लस प्रीमियम, तो इसका मतलब 20 रुपीज तो है ही अलॉटमेंट के, प्लस 5 रुपए का आपको प्रीमियम भी इसी टाइम पे देना है। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी वही सिंपल सी, पैसा आएगा हमारे पास। सबसे पहले हमने पब्लिक को कहा अगर चाहिए तो पैसे देकर जाओ 10 रुपए के हिसाब से। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर्स हैं आपके पास? 5000, और कितने की एप्लीकेशन बनी है? 10, तो कितने पैसे आएंगे आपके पास? आ गए 50,000। ठीक है, अगर नरेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं ना अब आप, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹10 पर डिवेंचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। सेम, क्योंकि कोई प्रोराटा नहीं था, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जो वापस करना, तो सिंपल हमारी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर। नेक्स्ट आपको अलॉटमेंट कॉल करना है, सो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। और क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है हमारे पास क्वेश्चन में, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगेन 5000 डिवेंचर्स है, 25 रुपए आप टोटल मंगवा रहे हो, इसका मतलब आप मंगवा रहे हो 1,25,000। बट क्योंकि आपके डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू फिलहाल अलॉटमेंट के टाइम पे 20 रुपए ही जाएगी, और अलग से 5 रुपए का आप प्रीमियम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 1 लाख और यहाँ पर 25,000। ठीक है, नेक्स्ट अब डिवेंचर अलॉटमेंट मिलने की बारी आई, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे? वही पूरे 1,25,000, क्योंकि कोई कॉल से नीरज वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे, सो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। बताइए कितने की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है? 70, 5000 डिवेंचर पे, तो कितने पैसे? 3,50,000। अब उसके बाद आपको पैसा मिलना है, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वही पूरे 3.5 लाख आपको मिल जाएंगे वापस। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब 14th क्वेश्चन में क्या है? द डेकॉर लिमिटेड issued 20,006% debentures of 100 each at a 10% discount, payable 30 on application, 40 after discount and the balance on first and final call। सबसे पहली चीज कि 20,000 तो है डिवेंचर्स, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, लेकिन डिस्काउंट है कितने का? 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब जहां प्रीमियम के लिए हमेशा प्लस लिखा करते हो, अब डिस्काउंट के लिए माइनस लिखोगे। 90 रुपए का है आपका जो डिवेंचर है। अब उस पे भी उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे है, 40 है आफ्टर डिस्काउंट। इसका मतलब आपने 50 रुपए की अलॉटमेंट मांगी होगी, जिसमें 10 रुपए का डिस्काउंट काट के आपको 40 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब वो कहते हैं बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, तो 100 में से 80 तो हो गए, यस, बचे कितने हमारे पास? 20, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गए। ये बात समझ के रखना हमेशा कि यहाँ पर जैसे उन्होंने तो क्वेश्चन में बोल दिया कि आफ्टर डिस्काउंट है, नहीं भी बोलते, और अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया होता 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम यही मान के चलते हैं हमेशा कि वो आफ्टर डिस्काउंट होगा। ठीक है, ये हमें मान के चलना है कि वो आफ्टर डिस्काउंट है। अच्छा, आगे चलते हैं। Debentures was subscribed and allotment was made. Amount due on allotment was made and received. First and final call is yet to be made. You are required to pass the necessary journal entry.
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, इसका मतलब अब तक हमने ये मांगी नहीं है, तो हमें एंट्रीज करनी है सिर्फ अलॉटमेंट तक की। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू यस डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आप लोग मत लिखा करिए क्योंकि बस स्पेस की कमी होती है। 20,000 इंटू 30 तो कितना हो गया, 6 लाख। ये हो गए हमारे 6 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री पे आते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, सीधे सीधे ये 6 लाख रुपए यहां पर आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, आपको अलॉटमेंट कॉल करनी है और अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट है, ठीक है, तो आप एंट्री क्या करेंगे इसकी, आप करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और एक न्यू अकाउंट आपका ओपन होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। देखो जब मैंने एंट्रीज लिखवाई थी ना, बेसिक एंट्रीज, तो मैंने ऐसे केसेस वाइज नहीं लिखवाई थी, मैंने आपको सिंपल एक बात बोली थी कि अगर प्रीमियम होगा तो भाई 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देना, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना, अदरवाइज एंट्री तो आपकी बिल्कुल सिमिलर रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे, देखो आपके पास डिबेंचर में आपने उनको डिस्काउंट दिया है ना, इसका मतलब सामान तो आप पूरे 100 रुपए का दे रहे हो, लेकिन पैसे आपके पास 90 के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो यहां पर जब आप डिबेंचर्स के अंदर अमाउंट लिखोगे तो 20,000 इंटू 50 लिखोगे, इसका मतलब 10 लाख। लेकिन अलॉटमेंट आपको कितने की रिसीव होगी, 40 के हिसाब से, क्यों, क्योंकि आपने 10 रुपए का दे दिया है डिस्काउंट, तो ये हो गया आपका 8 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो अब आपके पास पैसे कितने आएंगे भाई, 10 लाख या 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि वो तो आपने डिस्काउंट दे दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और आपने अलॉटमेंट के सामने लिखा भी 8 लाख ही है, तो यहाँ पे आपको 8 लाख ही लिखना है, ठीक है। बस यहीं तक हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो मैंने बिल्कुल जो बेसिक था ना आपका कि डिबेंचर इशूड एट पार, issued at premium, issued at discount, for cash, in lump sum और in installments, सारे केसेस करा दिए हैं, ठीक है। यानी कि बेस हमने पढ़ लिया डिबेंचर का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।